नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज पूरे दिन की सबसे अहम खबर की। जी हां, हम बात कर रहे हैं शातिर अपराधी की। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी आखिरकार शिकंजे में आ ही गया। पुलिस की दबिश ने विकास को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी मान से बाहर आना पड़ा। जाहिर है पुलिस ठान ले तो अपराधी बच नहीं सकता। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद बिहार के भी तमाम विकास को ये संदेश गया है कि उन सलाखों से, जी हां, वो सलाखों से बच नहीं सकते। ये आवाज अगर इसके कानों में पहले गूंजी होती तो शायद ये आज इतना बड़ा खलनायक नहीं बना होता, पुलिस के लिए इतना बड़ा सिरदर्द नहीं बना होता। आज पुलिस वालों के खून से इसके हाथ नहीं रंगे होते और ये विकास विनाश के रास्ते पर दौड़ नहीं रहा होता। यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा करके समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। हनक सुनिए इसकी, अब भी धौंस दिखा रहा है, खुद को कानपुर का बताकर अकड़ रहा है। यूपी पुलिस के लिए ये किसी मन्नत से कम नहीं जो महाकाल के मंदिर में आकर पूरी हुई है। 7 दिनों तक चली आंख मिचौली का खेल अब खत्म हो गया। आखिरकार यूपी के कानपुर से फरार हुआ हत्यारा विकास दुबे एमपी के उज्जैन में दबोच लिया गया। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। चलिए अब इसकी गिरफ्तारी की कहानी बताते हैं। बुधवार को विकास को फरीदाबाद में देखा गया था। उसे दबोचने के लिए पुलिस एनसीआर में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन गुरुवार को ये पहुंच गया मध्य प्रदेश। वक्त 9:55। जगह महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। मंदिर के सामने विकास दुबे चिल्लाकर अपना नाम बताने लगा। मौके पर स्थानीय मीडिया को भी बुला लिया। स्थानीय मीडिया के साथ ही स्थानीय पुलिस भी महाकालेश्वर मंदिर के सामने पहुंची और विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कई दलों के सियासी लोगों का हाथ विकास के साथ था, इसलिए अब ये जानना अहम है कि वो कौन है जो विकास को भागने में मदद कर रहा था। वो कौन है जो पुलिस की हर चाल को विकास तक पहुंचा रहा था। वो कौन है जिनकी शह पर गिरफ्तारी के बाद भी विकास अकड़ रहा है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस मामूली आदमी को इतना बड़ा बदमाश बना दिया। अब ये जिम्मेदारी पुलिस पर है कि वो ऐसे अनसुलझे सवालों का खुलासा जल्द से जल्द करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। विकास दुबे से पूछताछ के बाद सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके बाद 5 बड़े खुलासे सामने आए। खुलासा ये कि विकास दुबे ने मंदिर के गार्ड को अपना नाम शुभम बताया था। तो क्या कुछ है वो खुलासे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। विकास ने मंदिर के गार्ड को अपना नाम शुभम बताया था। इसके अलावा दिल्ली से जयपुर होते हुए विकास उज्जैन गया था। साथ ही मंगलवार को विकास दुबे दिल्ली में था।
विकास के बैग से चाकू और कुछ कपड़े भी मिले हैं। और पांचवा खुलासा यह है कि गिरफ्तारी के वक्त विकास के पास कोई हथियार नहीं था। जाहिर है विकास की गिरफ्तारी के बाद कई अहम राज खुलेंगे अपराध की दुनिया में। विकास तकरीबन 30 सालों से था। 30 सालों में उसने जो अपराध की दुनिया बसाई, उससे आपका रूह कांप जाएगा। कानपुर कांड से पूरे देश को दहलाने वाले विकास की काली करतूतें भले ही अब सामने आ रही हों, लेकिन जुर्म की दुनिया से उसका बहुत पुराना नाता है। विकास के जुल्मों का शिकार हुए लोग डर की वजह से आज तक अपना दर्द किसी से नहीं कह पाए। लेकिन अब जैसे जैसे विकास की काली दुनिया का सूरज ढलने लगा है, लोगों के जहन से विकास का खौफ भी कम होने लगा है। उसके जुल्मों का शिकार हुए लोग अब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये है छोटे खान और ये है छोटे खान के बेटे सलीम खान। विकास की दादागिरी का शिकार बने छोटे खान 28 साल से इंसाफ की आस लगाए बैठे थे। स्वास्थ्य कर्मचारी रहे छोटे खान को 1992 में विकास ने मामूली बात पर जमकर पीटा और पूरे गांव में घुमाया था। छोटे खान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन दबाव में उन्हें शिकायत भी वापस लेनी पड़ी। छोटे खान को भले ही इंसाफ न मिला, लेकिन आज वो खुश जरूर है। छोटे खां स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे और 1992 में छोटे खां को इसी घर से दरवाजा तोड़ करके विकास दुबे ने 200 से अधिक साथियों के साथ मिलकर के यहां से उनको पीटते हुए पूरे गांव में घंटों घुमाया था। और अब जब अमर दुबे का मुठभेड़ में मौत हो गई, अमर दुबे को मार गिराया है पुलिस ने। बहुत आप खुशी इनको हो रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। ये है लल्लन वाजपेयी। लल्लन का आरोप है कि विकास ने इनके और इनके भाई की हत्या के मकसद से हमला किया था, लेकिन इनकी जान तो बच गई। हालांकि हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी। लल्लन का आरोप है कि विकास को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। एक संज्ञान में आया था कि उसमें नेम्ड नहीं हो पाया था, लेकिन उसके पहले भी इसने एक हत्या कर दी। तो इसके बाद मैंने उसको देखता था कि भोला भाला तो बना ये ऐसा अपराध कर सकता है। 95 में मैं चुनाव लड़ा और 97 में मेरे भाई पे जब हमला इसने कर दिया। चूंकि इसकी कुछ छोटी मोटी इधर उधर जैसे दुकानों से वसूली कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, इसका मैं विरोध करता था। जुर्म की दुनिया में विकास का एक लंबा इतिहास है। स्कूल कॉलेज के समय से ही विकास ने लूटपाट और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 1990 में 20 साल की उम्र में विकास को छोटे मोटे झगड़े के सिलसिले में पुलिस ने पहली बार पकड़ा था और उसे छोड़ दिया। अगले साल 1991 में विकास के नाम धमकाने का पहला मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 1992 में उसने 2 दलित युवकों की हत्या कर दी। 1992 से 2000 तक वो सियासत की दुनिया में किस्मत आजमाता रहा, लेकिन साल 2000 में उसने शिवली में रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसके बाद उसे शिवली का डॉन कहा जाने लगा। अगले ही साल 2001 में विकास ने थाने में घुसकर बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। 2018 में उसने अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला कराया और 2020 में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस अब विकास और उसके साथियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा रही है, लेकिन पुलिस को विकास को अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ उन लोगों को भी बेनकाब करना होगा जिनकी मदद से विकास ने जुर्म की ये दुनिया बनाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि विकास दुबे के मामले में अब तक क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले 2 जुलाई को विकास की गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। जी हां, उसके बाद 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या हुई थी और उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। 3 जुलाई को विकास के 2 करीबी मारे गए। 3 जुलाई को ही 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ। 5 जुलाई को हत्या की साजिश की बात सामने आई। 8 जुलाई को विकास के 2 करीबी मारे गए। 8 जुलाई को ही 10 गुर्गे गिरफ्तार हुए। 9 जुलाई को प्रभात और बरुआ मारे गए और फिर आज सुबह 9 बजे विकास महाकाल मंदिर पहुंचा, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई।
यूपी का हिस्ट्री शीटर और 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर मध्य प्रदेश की पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एमपी और यूपी पुलिस को बधाई दी। स्पीडी ट्रायल कराकर न्यायालय से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। एमपी की जेल से हो गई। बहुत खुशी की बात है। एमपी पुलिस को मैं सलाम करता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मुझे पक्का विश्वास था उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज लेगी ऐसे गैंगस्टर को, और मध्य प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं अब यही चाहूँगा कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल हो, 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर अंतिम मुकाम तक पहुँचे, न्यायालय का फैसला आए और ये संदेश पूरे देश में जाए कि पुलिस के साथ जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, चाहे जितनी बड़ी औकात हो, उसको अंतिम मुकाम तक पुलिस पहुंचा करके छोड़ेगी। और बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे अगली खबर का। जी हां, अब हम बात करेंगे बिहार में कोरोना विस्फोट की, जिसको देखते हुए 10 से ज्यादा शहरों में लॉकडाउन का फैसला लिया गया ताकि कोरोना को लॉक किया जा सके। आज से अगर हम बात करें तो भागलपुर में लॉकडाउन लागू हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो चिंता बढ़ाने वाली है। आम आदमी की बात तो छोड़िए, पुलिस वाले भी नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भागलपुर की पुलिस पूरे तामझाम के साथ गुरुवार की सुबह सड़कों पर उतरी, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर सिटी डीएसपी तक शामिल थे। एहतियातन सड़क पर ठेले खोमचे वालों को हटाया गया, बेपरवाह लोगों का चालान भी काटा गया। लेकिन इसी भागलपुर में कुछ पुलिसकर्मी तमाम कायदे कानून से ऊपर दिखे, न मुंह पर मास्क और न सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑटो की एक सीट पर 3-3 पुलिस वाले सट कर बैठे हुए हैं। भागलपुर में लॉकडाउन लगने के बाद भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से हो रहा है आप खुद देखें। एक पुलिस का जवान है जो खुद ही मास्क नहीं लगाए हुए हैं और प्रशासन की धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। सब न्यूज 18 का कैमरा बेपरवाह पुलिस वालों की ओर घूमा तो उल्टे कोतवाल हमें ही समझाने लगा और खुद को सही साबित करने के लिए सीना जोरी पर उतर आया। यकीन न हो तो आप भी देखिए। मास्क क्यों नहीं लगाए थे? मास्क लगाए नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको कहें दूसरा मास्क है, आप अभी लगाए तो बहुत बच्चे मास्क लगाने के लिए है, ठीक है, आपको कहें सोशल डिस्टेंसिंग यही है। मास्क लगाए हैं, कई आदमी बैठे हैं, 3 आदमी बैठे हैं, दूरी है नहीं जाने के लिए, तो गाँव जाना है, इमरजेंसी में जाना है। अब हम आपको भागलपुर की सब्जी मंडी का हाल दिखाते हैं, जहां सुबह के 11:15 बजे भी बाजार में गहमागहमी थी, जबकि प्रशासन की ओर से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकान लगाने और खोलने का निर्देश है। भागलपुर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन तो जरूर लगाया है और सब्जी और फल विक्रेताओं का समय निर्धारित किया है, लेकिन अब आपको हम नज़ारा दिखाते हैं। मुख्य सब्जी मंडी है जहां पर अभी 11:15 बजने को आ चुके हैं, लेकिन जो सब्जी की मंडी है, फल के दुकान है, वो बदस्तूर यहाँ पर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो जिलाधिकारी ने कल कहा था कि मास्क लगाकर आना जरूरी होगा किसी के लिए भी, लेकिन जो देखा जा रहा है कि बिना मास्क के भी अभी लोग घूम रहे हैं। जाहिर तौर पर कोरोना को कुचलना है तो सावधानी जरूरी है, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम इंसान। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल से पटना में लॉकडाउन होने जा रहा है। कुछ शर्तों के साथ प्रशासन ने लोगों को छूट दी है। हालांकि पटना वासी की चाहत है कि लॉकडाउन 7 दिनों का नहीं बल्कि ज्यादा दिनों का होना चाहिए। शुक्रवार की सुबह से पटना की सड़कों पर चहलकदमी नहीं दिखेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि लोगों को खाने पीने और जरूरी चीजों की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ छूट दी है।
जो सब्जी मार्केट है या फल की दुकानें हैं या फिर जो फिश की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, उन सभी के लिए ये निर्देश दिया गया है कि प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी। शेष अवधि में वो बंद रहेंगी। कोई भी रोड पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, ये निर्देश दिया गया है ताकि जो ये लगातार संक्रमण की संख्या इधर बढ़ी है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार से अगले 7 दिनों तक राजधानी को लॉक करने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के फैसले को पटना वासी अच्छा फैसला मानते हैं और इसे 7 दिन ही नहीं बल्कि इससे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। इस बार जो लॉकडाउन 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए जो लगाया गया उसको कैसे देखते हैं? इसको और बढ़ाना चाहिए। इसको बढ़ाने से ये होगा कम से कम जो बढ़ता हुआ बीमारी है वो कम हो जाएगा। जरूरी था और मेन कारण ये था कि मतलब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या, ये सही में दिक्कत है और मतलब इसमें कैसे बचना है, इसलिए जरूरी था। लोग बाहर घूम रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। केसेस, नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से रेशियो में बढ़ रहे हैं, अप्रॉक्स कल 750-800 के केसेस आ रहे हैं पर डे, तो जरूरी तो था। दरअसल बुधवार को बिहार में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक दिन में बिहार भर में 749 नए केस मिले थे, जिसमें सिर्फ पटना में 235 नए मामले सामने आए थे। राजधानी में अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो वाकई चिंता का सबब है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए अब समझते हैं कि 10 से ज्यादा शहरों में आखिर लॉकडाउन की नौबत क्यों आई है। दरअसल बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में कुल आंकड़ा 14,000 के करीब पहुंच चुका है। आज बिहार में 704 नए मामले सामने आए। कल कोरोना के सबसे अधिक 749 मामले सामने आए थे। अब तक कुल 102 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, आखिर क्यों बिहार में लॉकडाउन लगाने की कवायद की गई है, उसका कारण देखिए और कोरोना किस तरीके से तेजी में बिहार में अपने पांव पसारता चला जा रहा है वो भी आप देखिए। क्या आम क्या खास सभी कोरोना की चपेट में हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज करने की बात कही जाती है तो कभी उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आवास को बंद करने की खबर आती है। पटना में लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, ये जानना भी हम सबों के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए वो भी आपको बताते हैं कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। रेलवे और वायु सेवा से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस की सेवा शुरू रहेगी। दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। वहीं शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा अगर बैंक और इंश्योरेंस ऑफिस की हम बात करें तो बैंक और इंश्योरेंस ऑफिस खुले रहेंगे। वहीं लॉकडाउन में मीडिया को इजाजत होगी। कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य सेवा को लॉकडाउन से अलग रखा गया है। हॉस्पिटल और मेडिकल से संबंधित सेवाएं पूर्ववत चालू रहेंगी। और इन सब के बीच बड़ी खबर बिहार से, जहां बिहार में अगले 72 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए उत्तर बिहार के साथ साथ पूरे बिहार को अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। पूरे बिहार में वाइड स्प्रेड मोस्ट प्लेसेस पे अगले 3 से 4 दिनों तक वर्षा होगी, लेकिन जो उत्तर बिहार के जो ज़िले हैं वहाँ कहीं कहीं भारी बारिश के साथ साथ जो बहुत भारी वर्षा अराउंड मोर देन अराउंड 120 सेंटीमीटर के आसपास 120 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। वज्रपात को लेके मौसम विभाग जो जिला स्तर पे जो डॉपलर वेदर रडार का जो इन्फॉर्मेशन है उससे अलर्ट जारी करती है। इसके कारण से आप अभी देख रहे हैं कि पटना में भी ये एंटर करने वाली है।
चलिए बढ़ते आगे और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार में तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार में बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से 1.37 मीटर ऊपर बह रहा है। बड़ी खबर, जहां बिहार में तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और जिलेवार आपको बता रहे हैं कि किस किस जिले में कौन कौन सी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो बागमती का जलस्तर आप देखिए। इसके साथ ही सीतामढ़ी के पुपरी में अधवारा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पटना, बक्सर और मुंगेर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की खबर आ रही है। साथ ही पटना में पुनपुन नदी के जलस्तर में भी तेजी देखने को मिल रही है। पूर्णिया में महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। समस्तीपुर और खगड़िया में बूढ़ी गंडक में जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर मधुबनी की बात करें तो कमला बलान के जलस्तर में भी तेजी की खबर आ रही है। सिवान में घाघरा नदी के जलस्तर में तेजी की खबर है। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते